स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में कंपनी अधिनियम 2013 सीएसआर व्यय को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह परिभाषित ढांचे के साथ ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। दूसरा कथन है, सीएसआर प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या जिनका निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। तीसरा कथन है, अधिनियम के अनुसार कंपनियों को विगत 3 वर्षों में अपने औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर था विकल्प डी। भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है, जो इसे सीएसआर व्यय को अनिवार्य करने और संभावित सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बनाता है। अतः कथन 1 सही है। अधिनियम के भीतर सीएसआर प्रावधान 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों या 500 करोड़ या उससे अधिक की निवल संपत्ति या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवल लाभ वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। अतः कथन 2 सही है। यह अधिनियम कंपनियों को विगत 3 वर्षों में अपने औसत निवल लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य बनाता है। अतः कथन 3 सही है। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यूनेस्को ने वर्ष 1967 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान औपचारिक तौर पर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, अर्थात बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD 2024 समारोह में साक्षरता की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा को बढ़ाने और भाषाई विविधता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता का आग्रह किया। यूनेस्को ने वर्ष 1967 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था और विश्व ने उस वर्ष पहली बार इस विशेष दिन को मनाया, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक अनुसरण की शुरुआत थी। अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, अर्थात बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षावनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर स्थित हैं। दूसरा कथन है, यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज, दक्षिण में ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अमेजन वर्षावन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। अतः कथन 1 सही है। ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उत्तर में गुयाना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता है जो कंप्यूटर के एक नेटवर्क में लेन देन रिकॉर्ड करती है। दूसरा कथन है, NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करता है। तीसरा कथन है, विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए एक ब्लॉकचेन सुविधा है जो तीव्र प्रोटोटाइपिंग और अनुसंधान को सक्षम बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता है जो कंप्यूटर के एक नेटवर्क में लेन देन रिकॉर्ड करती है, अतः कथन एक सही है। विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक यह विभिन्न ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए अभिकल्पित किए गए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। NBF लाइट लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यह एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के लिए विकसित किया गया है ताकि ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों में तीव्र प्रोटोटाइपिंग अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण को सक्षम किया जा सके, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा कथन है यह 4000 किलोमीटर की रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तीसरा कथन है यह केवल 200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अग्नि 4 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में चौथी मिसाइल है, अतः कथन 1 सही है। यह नाम संस्कृत शब्द अग्नि से लिया गया है जिसका अर्थ है आग और यह प्रकृति के 5 तत्वों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है जिसे सतह या समुद्र के सतह या समुद्र पर लक्ष्य को भेदने हेतु लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसकी लंबाई 20 मीटर है और यह 1000 किलोग्राम 200 किलोग्राम नहीं का पेलोड ले जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक खेलों के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दिव्यांग एथलीट के लिए ओलंपिक शैली के खेल पहली बार वर्ष 1960 में रोम में आयोजित किए गए थे। दूसरा कथन है वर्ष 2024 का शुभंकर फ्रीजियन कैप से प्रेरित था। तीसरा कथन है ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाले शहरों को अपने प्रसार में पैरालंपिक को शामिल करना आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प सी। पैरालंपिक दिव्यांग एथलीट के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जो यह ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। दिव्यांग एथलीट के लिए ओलंपिक शैली के खेल पहली बार वर्ष 1960 में रोम में आयोजित किए गए थे, अतः कथन 1 सही है। फ्रीजियन कैप से प्रेरित पैरालंपिक फ्रीज पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का शुभंकर है। यह स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक है, अतः कथन 2 सही है। 19 जून 2001 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बीच एक बोली एक शहर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका तात्पर्य है कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के इच्छुक शहरों को पैरालंपिक को अपने आप ही आयोजन करने के हिस्से के रूप में शामिल करना होगा, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण यानी पौष अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा 2013 में विशाखा दिशा निर्देशों के आधार पर अधिनियमित एक कानून है। दूसरा कथन है पौष अधिनियम 2013 ने शिकायत निवारण के लिए एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य किया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 1। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण पौष अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने हेतु वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। यह विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है, अतः कथन 1 सही है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने आंतरिक शिकायत समिति ICC के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की। पौष अधिनियम 2013 के अनुसार नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उन्हें हल करने के लिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन करना आवश्यक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का लक्ष्य 2024-25 तक ODF स्थिति प्राप्त करना अपशिष्ट प्रबंधन करना है। दूसरा कथन है वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी उपलब्ध कराना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी एसबीएम चरण 2 2019 से 25 को 2024-25 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करने तथा सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्ष 2019 में लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन में 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी एफएसटीसी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। दूसरा कथन है, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। तीसरा कथन है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA का गठन एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA का गठन राज्य सरकारों के साथ गठबंधन में पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरा कथन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रस्तुत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तीसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा की गारंटी देता है, अतः कथन एक सही है। KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को आदेश द्वारा निलंबित करने का अधिकार है। इस प्रकार उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जाता है, न कि मौलिक अधिकारों को, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 भारत के फिल्म प्रदर्शनों को नियंत्रित करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे सामाजिक मानदंडों और राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित हों। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है जिसे सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है, अतः कथन एक सही है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 को भारत में फिल्म प्रदर्शनों को विनियमित करने हेतु संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राष्ट्रीय अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे सामाजिक मानदंडों एवं सिद्धांतों का पालन करते हैं, अतः कथन 2 सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक संपूर्ण दायरे को शामिल करती है।
दूसरा कथन है इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। तीसरा कथन है यह वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।